नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा रिजल्ट आया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो दो बड़ी पार्टियां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में यानी सरकार बनाने जा रही है, उनको लेकर डिमांड यानी उनकी डिमांड अपनी अपनी है, लेकिन इन डिमांड में असल में किसकी क्या पूरा होता दिखाई दे रहा है और कितने भरोसेमंद असल में ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को लेकर है। क्योंकि दोनों का अगर इतिहास देखा जाए, चाहे वो जेडीयू रही हो चाहे टीडीपी रही हो, समय के साथ जैसा इनको मौका मिला उस हिसाब से ये पाला बदलते रहे। ऐसे में बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 5-6 मंत्रालय की डिमांड की जाती है, लोकसभा स्पीकर के पद की डिमांड की जाती है और जो प्रोफाइल दरअसल बताए गए हैं वो काफी भारी भरकम प्रोफाइल बताए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी सरकार इस बात को लेकर सहमत होगी? और सहमत अगर हो जाती है, सीटों को दे अगर मंत्रालय दे भी दिया जाता है, तो कितने ये वाकई में रिलायबल हैं, इन पर भरोसा किया जाता है कि कितने वक्त तक ये साथ में रह सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति में और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में सब जानते हैं कि जब भी मौका मिला, नीतीश कुमार ने एक ही 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर 3-3 बार वक्त रहते इन्होंने पूरी सत्ता में बदलाव किया, यानी मुख्यमंत्री यही रहे, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर डिप्टी सीएम या फिर पार्टियों का अलायंस बदलता रहा। तो अब आकलन यही किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिहार में दरअसल नीतीश कुमार अब तक साधते रहे हैं, इसके बलबूते वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हर वक्त उनके पास रही, कहीं वही समीकरण, वही राजनीति, वही चाणक्य नीति या फिर वही कूटनीति यहाँ पर अपनाते तो नहीं दिखेंगे। इस बात को लेकर मंथन करेंगे। मेरे साथ कुछ देर में मेरे सहयोगी नवीन भी जुड़ जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये दोनों पार्टियां कितनी भरोसेमंद है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार इन पर पूरी तरीके से भरोसा करके सरकार का गठन कर सकती है? क्या ये माना जाए कि 5 साल तक ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सहयोगी रहकर सरकार के लिए मजबूत पिलर का काम करेंगे? क्या ये माना जाए कि फिर से पलटी मारने वाली जो इन दोनों पार्टियों के दोनों नेताओं की अब तक रणनीति रही है, वो उस पर ब्रेक लग जाएगा? और ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अब 9 तारीख को जब शपथ होता है, उसके बाद ये कहा जाए कि अलायंस के तौर पर ये तीनों पार्टियां एक दूसरे का सहयोग करती हुई चलेंगी। ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सब के बीच में दरअसल आपको बता दें कि मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है, पहले एक बार आपको बता देते कि सहयोगी दलों में बीजेपी के पास किसके पास कितनी सीटें हैं। टीडीपी के पास 16 यानी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें इस बार हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें। दोनों अगर मिला दिया जाए तो 28 सीटें हैं और मौजूदा सरकार के गठन में इन दोनों की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। हम की तरफ से ये कह दिया गया है, यानी जीतन राम मांझी की तरफ से, कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, वहां पर हमारा समर्थन होगा। यानी कुल मिलाकर अभी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार को ही समर्थन है, नरेंद्र मोदी को समर्थन है। आजसू झारखंड की पार्टी 1 सीट मिली थी, एनसीपी अजीत पवार गुट को 1 सीट मिली थी, अपना दल अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर से 1 सीट मिली थी और इसके अलावा जेडीएस 2 सीटें कर्नाटक से जीत कर आई है। एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी जो चिराग पासवान की है, सबसे बिहार में कहा जाए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। 5 सीटें दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, 5 सीटों पर दरअसल ये जीत हासिल करके आए हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि टीडीपी और जेडीयू ये दोनों पार्टियां हैं जिनका भरोसा हर वक्त नरेंद्र मोदी सरकार को, यानी कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को हर वक्त चाहिए और इसी को लेकर मंथन करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन इन सब के बीच में एक और अपडेट है, फिर मैं आऊंगा टॉपिक पर। अपडेट ये है कि खबर जो अब तक आई है कि कुछ ऐसे चेहरे या मंत्री जो इस बार चुनाव हारे हैं, सरकार उन पर दोबारा भरोसा कर सकती है, यानी एक और मौका दिया जा सकता है, मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, पोर्टफोलियो दिया जा सकता है और उसके बाद हो सकता है कि इसके बाद अगले चुनाव में इनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में पीएम मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे होने वाला है। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट होंगे और दोनों नेताओं से अमूमन मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू। कल की अगर मीटिंग आप देखेंगे तो दोनों नेताओं को बड़ा जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट था, वो साफ तौर पर दिखाता था कि दोनों की भूमिका क्या होने वाली है। नीतीश कुमार सबसे करीब बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू थे, बाकी सारे लोग एक एक करके उस राउंड टेबल पे बैठे हुए थे। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार इसके पहले कितनों कड़वाहट रही हो, बहुत कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोला, लेकिन इस बार चुनाव के बाद जो अब तक उनकी भूमिका समझ में आ रही है वो यही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे भरोसे के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार का ही ये कहना था कि नरेंद्र मोदी को जितना हो सके उतने जल्दी सरकार का गठन कर लीजिए, शपथ कर लीजिए। यानी वो बिहार का जो एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बदलती रही, अलायंस बदलता रहा, लेकिन वो जानते हैं कि 24 घंटे के भीतर कुछ भी हो सकता है। उस फॉर्मूले को उन्होंने सुझाया है और चंद्रबाबू नायडू ने भी इस बात को लेकर कहा है कि वो फिलहाल कहीं जाने के मूड में नहीं है। जो तमाम बातें कही जा रही कि क्या वो पाला बदल लेंगे, क्या वो एनडीए के साथ, यूपीए के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ चले जाएंगे, शरद पवार अगर संपर्क से आते हैं तो वो भरोसा कायम रह सकता है, ये तमाम सवाल जिनको लेकर उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
जितने भी आकलन हैं ये सारे हाइपोथेटिकल हैं, एक काल्पनिक हैं, और अगर ये कल्पना की जाती है, अगर ये सवाल उठाए जाते हैं तो उसका यही जवाब है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ इस वक्त खड़े हैं। नवीन जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नवीन जी आइए और अब इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार। नवीन जी मेरे साथ जुड़ गए। बड़ा सवाल यह है, कल आपने देखा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में नीतीश कुमार बैठे थे, फिर चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, उसके बाद तमाम नेताओं का अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था। अब सवाल बड़ा गंभीर है जो बार बार इंडिया अलायंस में उठा रहा, वीडियो जारी कर रहा, रिलीज कर रहा, ताकि इनको एक संपत्ति दी जा सके और ये भटक सके या छिटक सके। क्या आपको लगता है कि ये दोनों जो चेहरे हैं इस बार जो अब तक इनका इतिहास रहा है उससे इतर बहुत भरोसेमंद साबित होंगे? देखिए, बात अगर चंद्रबाबू नायडू की करें तो नायडू का तो राजनीतिक इतिहास ही ये रहा है कि उन्होंने जब पार्टी टेक ओवर की थी टीडीपी एनटीआर से, तो एनटीआर के देहांत के बाद काफी ज्यादा रस्साकशी हुई थी। लक्ष्मी पार्वती उनकी विडो जो थी, उनके साथ इनका काफी ज्यादा संघर्ष हुआ सत्ता को लेकर के। मतलब ऐसी कुछ बातें मीडिया में उस दौरान आई थी जिनकी अब चर्चा भी नहीं की जा सकती है कि किस प्रकार से, जैसा अब जयललिता और डीएमके के साथ हुआ था किसी जमाने में, वैसा ही ठीक एक रैली में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया। बिल्कुल, रैली में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि 19 के अंदर जो है इनका गठबंधन 18 में ही टूट गया था और उसके बाद स्पेशल स्टेटस को लेकर के डिमांड किया था। उसके बाद एक रैली के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू खुद को मुझसे सीनियर मानते हैं, तो वो सीनियर होंगे, और वो सीनियर होंगे पीठ में छुरा भोंकने में, वो सीनियर होंगे दगाबाजी करने में, दल बदलने में। जो है अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंका और फिर उन्होंने ऐसे पार्टी का टेक ओवर की। दरअसल ये जो रस्साकशी थी ना इन दोनों के बीच में, ये किसी एक रणनीति को लेकर के दोनों एक मंच पर जरूर आ गए हों, लेकिन ये बात ध्यान करने वाली है कि जब 2004-2002 के दंगे हुए थे तो उस दौरान टीडीपी के अंदर, टीडीपी जो थी वो एनडीए का ही पार्ट थी। तो उस टाइम पे इकलौते ऐसे नेता थे एनडीए के, चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने मुखर होकर के नरेंद्र मोदी का विरोध किया था और कहा था कि इस मामले में जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने वहां की गुजरात सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उस वक्त वो आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार थी, तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर के एक जो है पारित किया था प्रस्ताव भी कि जो है वहां पर उन राहत शिविरों में काम सही से नहीं हो पा रहा है। तो इनकी जो दोनों की राजनीति है वो टसलबाजी की शुरू से रही है। आज उसमें अदावत एक शब्द होता है जो आप कहते हैं आपके राजस्थान में कि अदावत है, तो ये पहले रही है। जी हाँ, वो रही है। और अब जो है जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य सामने जो आ रहा है उसको देखते हुए भले ही दोनों जो है शांत रहे और एक दूसरे का मान रखे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। टीडीपी के जो नेता हैं उनका स्टैंड जो है वो कभी भी इधर से उधर होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैचारिक रूप से वो हमेशा से ही नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी रहे। मुखर विरोधी। बीजेपी के साथ भले ही वो चले गए हो, बीजेपी के साथ जिस वक्त में वो गए थे 99 के इलेक्शन के अंदर, उससे पहले वो संयुक्त मोर्चा की सरकार के अंदर भी एक अहम भूमिका में रहे। उसको बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही। इंद्र कुमार गुजराल मुख्यमंत्री बने हो, चाहे देवगौड़ा मुख्यमंत्री बने हो, उस दौरान भी उनकी बहुत बड़ी इंडिया अलायंस कहा जाए या विपक्षों को एकजुट करने में भी एक बार बहुत शिद्दत से जुटे हुए थे। हालांकि वो उनका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही था 18 में अलग होने के बाद। जी हाँ, असल में क्या था कि इंडिया अलायंस ने भी टीडीपी को अपनी तरफ लेने में थोड़ी सी कोताही बरती। उनको ऐसा लग रहा था कि टीडीपी अब खत्म ही होने वाली है, क्योंकि ऐसा हो चुका था कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी 23 सीटें आई और लोकसभा के अंदर भी इनकी 2 ही सीटें बची थी। तो इस वजह से क्योंकि वाईएसआर में पूरी तरीके से फुल फ्लैश आ चुकी थी और भी कई छोटी छोटी पार्टियां बनने की कगार पर थी। जनसेना पार्टी पवन कल्याण की उस टाइम पे खुद चुनाव लड़ने की कोशिश में थी और कांग्रेस वहां पर कहीं भी नहीं एक वक्त तो लगा भी था कि गिरफ्तारी के बाद शायद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का अस्तित्व लगभग ना के बराबर हो जाएगा, लेकिन रिवर्स देखिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि मैं कुछ साल मैंने आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में बिताए और वहां क्या है कि नेता और अभिनेता इन दोनों का बड़ा बेहतरीन कॉकटेल है। कॉकटेल, अच्छा। जो अभिनेता है वही अगर नेता बनता है तो उसका टच जो है वो जनता से बहुत ज्यादा रहता है। फिल्मों का बहुत ज्यादा क्रेज आंध्र प्रदेश में रहता है। अब चाहे तेलंगाना अलग हो गया या हमने भी देखा वहाँ फिल्में जो आती हैं एक ही दर्शक 4-4, 5-5 बार जाके देख के आता है। मैं आपको बताऊं,
99 की बात बताऊं, जिस टाइम पे ये सब राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, तो मैं विजयनगरम में था। तो विजयनगरम विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर पहले का एक शहर है और ठीक ठाक शहर है। अशोक गजपति राजू वहां से मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता थे वहां से। तो उस शहर के अंदर 2-3 किलोमीटर के शहर में 18 से 20 सिनेमा घर होते थे, बताइए। और लोग इतना सिनेमा देखते हैं वहाँ, सिनेमा और राजनीति, मतलब वहां पर जो अगर यदि कोई वहां सिनेमा के जो सितारे हैं उनको भगवान के रूप में देखा जाता है। एनटीआर का क्रेज इसी बात से था कि वो कभी सुपरस्टार थे, फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो है उनका क्रेज बरकरार रहा। जब ये उनके दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू, तो जब 93 में उन्होंने लक्ष्मी पार्वती से शादी की थी और 96-97 के करीब वो निकल गए थे, तो जो उस दौरान ही पार्टी में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई बड़ी तीखी हो चुकी थी। उसके बाद जो है किसी तरह इन्होंने पार्टी को टेक ओवर किया चंद्रबाबू ने उसको टेक ओवर करने के बाद ऐसा नहीं है कि जो है सिल्वर स्पून से उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई। उन्होंने बाकायदे पूरे राज्य का दौरा किया, हर एक कमेटी में मीटिंग रखी, हर जिले में वो गए। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को स्थापित कर दिया कि मैं टीडीपी का बड़ा फेस हूँ। और उस दौरान देश जो है जिस प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा था, क्योंकि 96 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की और 13 महीने की सरकार जाने के बाद में फिर देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। इसी दौरान जो है बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा था और जनता दल या एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशें बड़ी तेजी से थी। एक अलग से मोर्चा जो कांग्रेस भी ना हो और जो बीजेपी भी ना हो, वो वाले दल उभर करके सामने आए थे, जिनमें जो है साउथ के कई सारे दल थे, जैसे जनता दल सेकुलर। उस टाइम जनता दल के धड़े बने थे। हाँ, तो उसमें जनता दल सेकुलर हो गया, बीजेडी हो गया, मूपनार की पार्टी अलग से तमिल महिला कांग्रेस बनी। उसके बाद ये सारे जो दल थे इनकी एक बैठके दिल्ली में ही लगती, कम्युनिस्ट पार्टी इसमें बड़ा रोल निभा रही थी। तो उस दौरान क्या था कि अहम भूमिका में टीडीपी मानी जाती थी हर बैठक में, हर फैसले में। तो जब गुजराल की सरकार गई, गुजराल की सरकार के जाने के बाद में फिर टीडीपी को ये फैसला लेना पड़ा कि आखिर हम 99 के अंदर जब अब चुनाव सामने है तो किसके साथ जाए। तब वो एनडीए के बड़े घटक के रूप में सामने आए थे। लेकिन 2004 में जब ये सरकार जाने वाली थी, उससे पहले ही 2002 में बड़े दंगे हो गए गुजरात में। उस दौरान टीडीपी ने जो है मुखर रूप से इनका विरोध किया नरेंद्र मोदी। लेकिन परिस्थितियां अलग थी, तब अटल जी का दौर था और जाहिर सी बात है भरोसा उन पर था। किसी को नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी बाद में जाकर 24 के चुनाव नतीजे आने के बाद परिस्थितियां बदली भी हैं। हाँ, बिल्कुल बदली। आप खुद मानेंगे कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह या पार्टी के अंदर उनका जो है उतना दबदबा अब नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो उस रूप में नहीं है कि वो हर फैसला जो है अपने से ले लें। आप देखेंगे इससे पहले जो थे कि आपने कभी मतलब नड्डा जी आज पार्टी अध्यक्ष हैं, लेकिन नड्डा जी को इतनी महत्ता जो है वो कभी इससे पहले दिखाई दे नहीं रही थी। आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें जो है नड्डा जी को साइड होते हुए दिखाया गया है। तो वो सब चीजें भी थी, लेकिन अब क्योंकि फैसला पार्टी पर है, पार्टी कुछ भी फैसला ले सकती है। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अब जैसे आपने कहा इनको नायडू को लेकर ये संभावना है कि आने वाले वक्त में क्या करेंगे अगर इनके मन की नहीं हुई या इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। हम इधर चलते हैं। उसके बाद अब दूसरा नाम है वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो इतिहास है, उनका रिकॉर्ड है कि एक ही पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री के तौर पर 3-3 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और अलायंस रातों रात बदल जाते हैं। तो यहाँ तो खैर उनके पास बिल्कुल ऐसा मौका है कि भाई वो अपने जो डिमांड करे उस हिसाब से पूरी करनी पड़ेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति के अंदर जो भी केंद्र के अंदर पावरफुल हुआ, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार और चाहे वो लालू यादव, तो उनकी मतलब 90 के दशक के बाद से उनकी ये प्रायोरिटी रहती है कि रेल मंत्रालय उनके पास जरूर आ जाए। तो अभी भी जो है वो कोशिश में यही होगी कि रेल मंत्रालय उनके पास आए। हालांकि जो है चीजें अब वैसी नहीं बची है जैसे पहले थी। रेल का बजट अलग से पेश होता था, चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उस हिसाब से नहीं बचा क्योंकि उसमें कई कारण भी थे। दरअसल बिहार का जो आप सामाजिक ताना बाना है पूरा जो उसको समझेंगे तो उसमें औद्योगिकरण वहां इतना ज्यादा नहीं है। अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर वहां की जनता रहती है। वहां का जो वोटर है, वहां की जो जनता है वो अन्य राज्यों पर निर्भर बहुत ज्यादा रहती है, चाहे वो पंजाब पर हो, दिल्ली पर हो, महाराष्ट्र पर हो या फिर पीछे बंगाल, कलकत्ता या आसाम तक। तो वहां पर व्यापार रोजगार के लिए वो लोग जाते आते रहते हैं। जो ट्रेन उनकी जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। सही बात है। आप देखेंगे, आप किसी भी बिहार के किसी व्यक्ति से बात करेंगे जो दिल्ली में भी काम कर रहा हो तो उसके पास ट्रेन का सारा टाइम टेबल रहता है। देखिए कि रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे, मुलायम भी रहे, मुलायम कह रहे लालू प्रसाद यादव,
और नीतीश कुमार भी रहे उधर। अगर बंगाल में देखा तो ममता जी के पास भी ये रहा पोर्टफोलियो। उस इलाके में सही आपने कहा कि ये रेलवे जो है कि बहुत बड़ा साधन है, और वहां के नेता ये समझते हैं कि ये दरअसल वोट बैंक से भी कनेक्ट हो जाता है। झारखंड में कोयला मंत्रालय लेने की फिराक रहती है हमेशा, पूरा वहाँ खदानी है। हाँ। अच्छा, तो अब नीतीश कुमार की भूमिका क्या हो सकती है? नीतीश कुमार क्या डिमांड कर सकते हैं और कितने भरोसेमंद रहेंगे सरकार में? मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के पास 12 एमपी है इस वक्त, तो 12 एमपी के एवज में, क्योंकि उनकी भूमिका सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर टीडीपी के बाद 16 है, तो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे विभाग तो मेरे को लगता है कि बीजेपी अपने पास ही रखेगी। हालांकि टीडीपी डिमांड इसी की कर रही है। यदि अगर गृह मंत्रालय की डिमांड टीडीपी कर रही है तो ये जो है बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। नहीं, रक्षा और वित्त मांग रही है, गृह मंत्रालय शायद अमित शाह कंटिन्यू करे। वित्त मंत्रालय बीजेपी दे भी सकती है, उनके पास वित्त मंत्रालय में कोई इतना इकोनॉमिक्स का जानकार बचा भी नहीं है, मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। निर्मला सीतारमन की बात करें तो वो भी मतलब ले दे करके एक ही व्यक्ति हैं ऐसी, तो अगर वो दे रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बिहार की जहां तक बात है, नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार का फोकस मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय और एचआरडी पर। अच्छा, नीतीश तो दोनों तरीके से वो खेलते हैं। हालांकि वो जो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि आखिरी पारी मुख्यमंत्री के तौर पर हो, लेकिन ये इस 5 साल में वो पार्टी को भी मजबूत करना चाहेंगे और अपनी कंडीशन भी, अपनी स्थिति भी वो ऐसे जगह सेट करना चाहेंगे जहां से ये वक्त कट जाए। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो कोई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 महीने बाद वहां पर इलेक्शन भी है? जी, नीतीश कुमार, और हर बार ये देखा गया है कि लोकसभा में वो बीजेपी के साथ आते हैं, विधानसभा में आरजेडी के साथ चले जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के राजनीतिक रूप से संशय और शुबा रखने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार इस देश के सबसे रिलैक्स पॉलिटिशियन है। वो एक ऐसे स्टेट के पॉलिटिशियन है जहां पर सेकंड जो पार्टी है उसको एक मतलब स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि यहाँ जब ये आएंगे तो जंगल राज होगा, और वो पार्टी भी ये मान चुकी है कि यदि हमें आना भी है तो नीतीश के साथ ही आना है। फुल फ्लैश हम जब आएंगे, जब ये नीतीश कुमार पावर में कमजोर हो जाएंगे। और नीतीश कुमार पावर में कमजोर होने की बात आई थी पिछले चुनाव में, 45 सीटें उनकी आई, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी शायद अगर लोकसभा चुनाव में ये मार्जिन ना होता, नंबर ना होता, तो यही माना जाता कि नीतीश कुमार लगभग अब आखिरी पारी खेल रहे, एंड हो चुका है उनकी पार्टी का। लेकिन ये एक बूस्टअप है। ये आखिरी वक्त में कहा जाए नीतीश कुमार के 12 सीटें अगर निकल गई तो ये दिखाता है कि पार्टी का जनाधार चाहे जिसके भरोसे रहा हो, लेकिन पार्टी खड़ी होने की स्थिति एक बार फिर से अपने पैरों पर वो नंबर आ चुके हैं। देखिए, नीतीश कुमार को इग्नोर वहां वोटर नहीं करता है, चाहे वो पलटू राम लोग कहें, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है। वहां आप जेडीयू के अलावा किस पार्टी को, दरअसल वहां की जातीय समीकरण भी बहुत अनोखे हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें से जो जातियां यादव या कुर्मी कोयरी जातियां हैं, उनके बीच में अन्य कुशवाहा हो गए, नाई हो गए, कई सारी जातियां ऐसी हैं पिछड़ों में जो लालू के साथ हैं, और कुछ जातियां जो नीतीश कुमार के साथ हैं। तो नीतीश कुमार के साथ समीकरणों में मुस्लिम पिछड़े में वो खुद, और फॉरवर्ड जो वोटर है वो भी बहुत बड़े तबके में नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहता है, जबकि यही वोटर आरजेडी के साथ सही बोल रहे हैं। और जब वो कॉम्बिनेशन बीजेपी के साथ आता है तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है बिहार के सामाजिक ताने बाने के हिसाब से। क्योंकि सीटों का बंटवारा कुछ इस हिसाब से होता है कि जो सवर्ण वोटर है उसको वहां पर जेडीयू जैसा कैंडिडेट मिलता है, तो सवर्ण वोटर जेडीयू को वोट देता है, और जो ओबीसी वोटर और मुस्लिम वोटर है वो भी जेडीयू को ही वहां पर वोट देता है। अब आते हैं कि ये दोनों कितनी बड़ी भूमिका में कितने भरोसेमंद हो सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने अपने राज्यों में इनकी अपनी स्थिति है जिसको वो मजबूत करते रहे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के साथ ये लंबा सफर तय करना है तो प्रधानमंत्री कितने रिलैक्स होकर चले कि भाई इनके भरोसे हम 5 साल सरकार चला सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी रिलैक्स नहीं होंगे नीतीश कुमार को, या होने नहीं देंगे, नहीं होंगे ही नहीं। प्रधानमंत्री बड़े अटेंटिव पॉलिटिशियन माने जाते हैं, वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। किसी भी तरीके के चूक उन्होंने छोड़ी नहीं है कहीं पर भी। आपने देखा होगा कई राज्यों के अंदर उन्हें सरकार बनाने का कोई कॉर्नर लगता है कि ये जो है कल को हमें इससे दिक्कत हो सकती है, तो वो पहले ही उसको अपने में शामिल कर लेते हैं। ऐसी कोशिशें नीतीश कुमार ने खुद आरोप लगाया था कि पिछली बार जो सरकार इन्होंने समर्थन वापस लिया था एनडीए से,
बीजेपी से समर्थन वापस इसलिए लिया था क्योंकि बीजेपी इस कोशिश में लगी थी कि जेडीयू के सारे विधायकों को यहाँ इस पाले में लेकर और अरुणाचल में जितने विधायक थे उनको ले भी लिया था। उत्तराखंड हाँ, कई जगह कई हुआ जगहों से। अच्छा नीतीश कुमार, लेकिन अगर ये बात है तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो है वो कोई कॉर्नर छोड़ते नहीं है। नहीं, दूसरा तो ये भी तो है कि अगर मान लीजिए ठीक है उन बातों को पुराने, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने मिट्टी डाल दी उस पर, उसको ढक दिया, तभी तो वो बार बार कह रहे हैं कि जल्दी सरकार बनाइए। ये बोलने का मतलब क्या है फिर नीतीश कुमार के? अगर वो बार्गेनिंग करना चाहते तो समय लेके आराम से कहते कि भाई हमें ये चाहिए वरना हम जा रहे हैं। नीतीश कुमार इसलिए जल्दी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि समीकरण बैठाने में बीजेपी जो है उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। बीजेपी इस मामले में बहुत माहिर है। आप जितने विधायकों की एमपी की संख्या देखें, छोटी छोटी पार्टियों की जिनके 4 हैं 3 हैं, उन्हें अपने में मिलाने में उन्हें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, कहीं से भी नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये कि जो नीतीश कुमार है उन्हें खुद भी उनकी पार्टी के अंदर भी कई नेताओं की तरफ से ये आवाज आती दिख रही है, ऐसा पता चला है वहां से भी कि वो जो है विचार करे अभी और समय ले। अच्छा, हैरानी की बात ये थी कि ललन सिंह संसद के भीतर, आपको याद होगा कि जितने अटैकिंग मूड में थे वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हुआ करते थे। चूंकि राजनीति में ऐसा ही होता है, खुद दोनों पार्टियां कहती कि भाई दोस्त और दुश्मन वो एक फिक्स नहीं होते, परमानेंट तो बदल। ललन सिंह कल वाली मीटिंग में मौजूद थे और खबर यह है कि ललन सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये अगर खबर आती है, जो कि बेहद तीखा एक तरह से संबंध हो गया था बीजेपी में और जेडीयू में ललन सिंह की वजह से, ये संभावना लग रही है अगर ऐसा होता तो क्या ये बीजेपी की सहमति से होगा या फिर कोई ये भी दाव पेच है इनका? नीतीश कुमार अपनी पार्टी में बीजेपी की सहमति से कोई कदम नहीं उठाते, जो करते हैं वो नीतीश कुमार खुद करते हैं। अभी तक की राजनीति में नीतीश कुमार ने कोई ऐसा फैसला किसी भी गठबंधन सहयोगी, यहाँ तक कि जब आरजेडी के साथ उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसमें आरजेडी का हस्तक्षेप हो जेडीयू के अंदर। नीतीश कुमार खुद में पार्टी है और वो जो है हम कह सकते हैं कि स्यूडो डेमोक्रेटिक वे में पार्टी को चलाते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। अच्छा ठीक, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा, चलिए इधर, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन दोनों नेताओं पर अभी तो सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन इनका या तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा या फिर इनको साध के रखना पड़ेगा कि ये कभी भी कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये संभावना हर वक्त है, यानी सरकार का कॉन्फिडेंस जिस लेवल पर पिछली बार था वो इस बार हो सकता है कि वो दिखे ना। जी, अगर यही मैं आपको बताऊं, अगर यही सीटें शिवसेना शिंदे की आती तो बीजेपी को इतनी परेशानी नहीं थी। यही सीटें अकाली दल के साथ अलायंस होता उनकी आती तो बीजेपी को इतनी परेशानी नहीं थी, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का सिर्फ किसान आंदोलन पे ही जो है गठबंधन। उद्धव ठाकरे नाराज है? हाँ, उद्धव ठाकरे की नाराजगी बरकरार रहेगी। नहीं, उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस से नाराज है, कल मीटिंग में नहीं आए थे, खबर है संजय राउत को भेज दिया। संजय राउत तो दिल्ली की जितनी मीटिंग्स होती है वो संजय राउत ही देखते हैं। उद्धव ठाकरे बहुत कम। ये तो सबसे बड़ी मीटिंग थी, यहाँ पर तो चीजें डिस्कस होना था, उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी बनती थी यहाँ आना। उद्धव ठाकरे खबर है कि नाराज है किसी बात को। उद्धव ठाकरे के सबसे अहम व्यक्ति है संजय राउत। संजय राउत लंबे समय से दिल्ली में रहे क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है और पार्टी की रणनीति से लेकर के पार्टी के संपादक जो मुखपत्र के संपादक वो हैं, पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी जो है उसको देखने वाले पुराने नेता है संजय राउत। संजय राउत को अगर उन्होंने लगाया है इस काम पर तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे में कोई अंतर नहीं। अच्छा ठीक है, ये चर्चा हो गई। हो सकता है कि अब देखिए 8 तारीख 9 तारीख को क्या होता है, लेकिन जरा ये बताइए विपक्ष का भी थोड़ा, मैं आपको बताऊं, संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए ठीक वैसे हैं जैसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, रणनीतिकार भी हैं और लोगों से संबंध भी बनाकर रखते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं जरा थोड़ा 2-4 मिनट, हमें लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष का नेता कौन बनेगा? खबर है कि कांग्रेस सबसे बड़ी अलायंस और 100 के नंबर से 1 नंबर कम रहेगी, हालांकि पप्पू यादव को जोड़ ले तो लगभग 100 हो जाती है। क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी बनेंगे? जी, राहुल गांधी की सहमति पर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी यदि चाहेंगे, जब चाहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया 2009 के अंदर, वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उसके बाद 10 में भी बन सकते थे, 11 में भी बन सकते थे। और विपक्ष का नेता बनने की बात थी कि संख्या क्योंकि कम थी पिछली बार, तो पहले 45 आई, उसके बाद 52-55 आई, तो इसलिए वो विपक्ष का नेता कहलाना उनके लिए शायद थोड़ा सा। तो कौन बनेगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश में यही लगी है कि जो सबसे सीनियर सांसद होंगे उन्हीं को विपक्ष का खबर है कि अखिलेश यादव विधानसभा में जो वहां एमएलसी के पद पर नहीं विधायक हैं वो पद छोड़ रहे हैं और संसद में रहेंगे। अखिलेश यादव संसद में, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव संसद में रहेंगे। आज खबर ही आई है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि सरकार
भविष्य में 1-2 साल के अंदर ये सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव यदि विधानसभा छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई संकेत ऐसा है मिला है गठबंधन की बैठक में कि आने वाले कुछ महीनों में, सालों में या साल भर में कह तो रहा है इंडिया अलायंस कह रहा है कि 6 महीने दीजिए, इन सभी के नेचर अलग-अलग है, सब बिखरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वो इसमें अगर अखिलेश यादव वो सीट छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। बहरहाल ठीक है, ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए 2 ऐसे चेहरे हैं। चंद्रबाबू नायडू, आपने याद होगा आपको कि अगर 6-7 महीने पहले की स्थिति देखेंगे तो नाराजगी चल रही थी। हालांकि वो तस्वीर आपको याद होगी जब पहली बार मंच पर उस नाराजगी के बाद आए थे और प्रधानमंत्री ने बकायदा हाथ खींचकर बिठाया था अपने बगल में। उसके बाद से ये संबंध सुधरते चले गए और बहरहाल अब एक पिलर के तौर पर काम कर गए। नीतीश कुमार 6-7 महीने पहले तक वो भी खूब खरी खोटी सुनाते थे, लेकिन इस बार कैंपेन भी साथ में किया, साथ में आए और ये भी कहा था कि इस बार हम जहां आ गए हैं परमानेंट वही रहेंगे। हालांकि ये जब लालू प्रसाद यादव के साथ गए थे तब भी उनका यही डायलॉग रटा रटाया एक तरह से कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार बहुत राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और यूपी बिहार या बिहार में खास करके कहा जाए कि उनका जो जिस तरीके से वर्चस्व है कि वो सबसे छोटी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके पास रहती है, ये खेल करने में माहिर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के सरकार गठन में इस बात को लेकर सारे समीकरण साधे जा रहे होंगे बीजेपी के अंदर कि अगर ये हो इफ एंड बट दोनों परिस्थितियों को लेकर चला जाएगा, अगर भरोसा जीतना है या साथ में रखना है तो किन कंडीशन पर कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर आने वाले वक्त में कुछ और बी प्लान लेकर चलना है ताकि ये दोनों दल किसी तरीके से कंट्रोल में रह सके, ये सारी चीजों को लेकर है। बहरहाल भरोसे और छिटकने दोनों की बातों पर बैलेंस बनता दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि चले भी जाएंगे, छिटक जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हो सकता है साथ में रहे। देखिए दोनों ही ऐसे नेता है, नायडू नीतीश, जो मुलायम, लालू, पासवान उस जमाने के जो धुरंधर थे, जमीनी नेता थे, उन नेताओं की फेहरिस्त में ये आखिरी ही बचे हैं। लालू यादव इस वक्त एक्टिव नहीं है, मौके के हिसाब से बदलते रहते हैं। लालू यादव इस वक्त एक्टिव नहीं है, मौके के हिसाब से नहीं, उन्हें राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है, उन्हें राज्य चलाने का अनुभव है। पुरानी पीढ़ी में जो दिग्गज थे उनमें से अकेले दो बचे हैं और ये दोनों ही इस वक्त केंद्र में है भारतीय राजनीति के। बहुत की पॉइंट पे आ गए अचानक से। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की उस वक्त जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो राजनीति जो थी वो शुरू भी नहीं हुई थी जब ये दोनों केंद्र की राजनीति और अपने अपने राज्यों में कद्दावर नेता माने जाते थे, मुख्यमंत्री के तौर पर। ये दोनों जो है इस वक्त वापस सेंटर में आए हैं 24 के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ा खेल हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में लिखिएगा जरूर कि नीतीश और नायडू ये वाकई में भरोसे के साथ 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को चलने देंगे, या आपको लगता है कि जैसा इनका नेचर है अगर हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदल सकती तो यह पाला भी बदल सकते हैं। लिखिएगा जरूर और बने रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।